दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संकल्प सौरभ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द रचना। पीछे हमने हिंदी में दो चीजों को पढ़ा था, मतलब एक ही टॉपिक के दो पार्ट को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने वर्णमाला के स्वर और व्यंजन को समझा था। साथ ही मैंने उसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का भी अभ्यास आपको करवाया था। यहाँ पर हम लोग अब हिंदी का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो हिंदी भाषा के भाषा व्याकरण के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है। वो चैप्टर है शब्द रचना। पहली बात तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि शब्द क्या होते हैं। फिर इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि शब्दों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, चाहे वो प्रयोग के आधार पर हो, उत्पत्ति के आधार पर हो या रचना के आधार पर हो, कैसे हम शब्दों को बांटते हैं। यौगिक, योग, रूढ़ और रूढ़ शब्दों की बात हो, या फिर हम यहाँ पे शब्द शक्ति की बात करें, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना क्या होती है, या फिर हम लोग बात करें कि कौन कौन से विदेशी भाषा के शब्द इस भाषा में आए हुए हैं, या फिर हम ये चर्चा करें कि इस भाषा का जो व्याकरण है वो शब्दों पर कैसे आधारित है। तो उन सभी चीजों को हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जब बात शब्द रचना की है तो यहाँ कुछ बेसिक चीजें दी हुई है जिस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ बातों पर यहाँ समझने की जरूरत है। शब्द रचना जब चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो पहला प्रश्न तो यही उठता है कि शब्द क्या है, यानी हम किसको शब्द कहेंगे, शब्द क्या होते हैं। सामान्य परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो जब दो वर्णों का मेल या दो अक्षरों का मेल होता है तो उसके कारण जो विकार उत्पन्न होता है या नया समूह जो बनता है, उस नए समूह को शब्द कहा जाता है। अति सामान्य बात है कि भाई दो या दो से अधिक वर्णों को मिला दो, उनके मिलाने से जो एक नए प्रकार के समूह हमारे पास आएगा, उस नए समूह को हम शब्द कह देंगे। बड़ा सिंपल है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिया गया है, अभय, अरविंद, अभिषेक, ये सब शब्द हैं। ये कुछ वर्णों को मिला करके या कुछ अक्षरों को मिला करके बने हैं। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में, अब यहां थोड़ा बात समझने वाली है, सामान्य बोलचाल की भाषा में हम एक गलती करते हैं। हम कहते हैं कि वर्ण और अक्षर शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है। ध्यान से समझना, हम लोग क्या कहते हैं, हमारा जनरली मानना यह है कि वर्ण और अक्षर जो है वो एक ही प्रकार की चीजें होती हैं। हम देखते हैं कि आम बोलचाल में लोग वर्ण और अक्षरों में कोई विभेद नहीं कर पाते, कोई अंतर नहीं कर पाते, जबकि वर्ण और अक्षर दोनों अलग अलग चीजें हैं, जो यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर कुछ छोटी सी बात समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है राहुल। जो राहुल शब्द लिखा गया है उसके अंतर्गत विन्यास करने पर हमें पता चलता है कि 6 वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर मैं राहुल शब्द की बात करूं तो इसमें अक्षर केवल 3 ही है, राहुल, और वर्ण कितने हैं, 6। तो राहुल में 6 वर्ण कैसे होते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेना जरूरी है। जब हम 6 वर्णों की बात कर रहे हैं तो माना मैंने इस तरीके से शब्द लिखा राहुल। अब मेरे को करना है इसका विन्यास। जब मैं इसका विन्यास करूंगा तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर सबसे पहले है र। र को पूरा कर रहा है। देखो, र एक व्यंजन है और प्रत्येक व्यंजन को कोई ना कोई स्वर पूरा कर रहा है। र को आ पूरा कर रहा है तो ये रा हो गया है यहां पर। ऐसे ही यहां पर ह व्यंजन है, ह व्यंजन को स्वर पूरा करेगा तो ह व्यंजन को जो स्वर पूरा कर रहा है वो ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ यहां पे लगा हुआ है। इसके अलावा प्रत्येक व्यंजन जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है उसमें अ की ध्वनि तो होती है, ल में अ की ध्वनि है ही, तो ल को कौन पूरा कर रहा है, अ पूरा कर रहा है। यानी प्रत्येक व्यंजन को कोई ना कोई स्वर पूरा करता है। जैसे आप देख रहे होंगे राहुल यहाँ पे लिखा गया है तो र को पूरा कर रहा है आ, इसलिए इसके साथ रा की मात्रा, आ की मात्रा लग गई है और ये हो गया रा। ऐसे ही ह को पूरा कर रहा है छोटा ऊ, और इस प्रकार ये छोटा ऊ बन गया है, राहु हो गया है। ल को इसी तरीके से पूरा कर रहा है अ स्वर, ल व्यंजन को अ स्वर पूरा कर रहा है, तब जाकर के बन रहा है राहुल। यानी इस राहुल का विन्यास करने पर या इस राहुल को तोड़ने पर पता चल रहा है कि जो वर्णों की संख्या इसके अंतर्गत है वो है 6।
जबकि हम अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर इसमें 3 ही है, वो है केवल रा, हु और ल, यानी राहुल। तो अक्षर और वर्ण में क्या फर्क होता है, उम्मीद है इतनी बात समझ आ गई होगी। यानी विन्यास करने पर जब किसी व्यंजन को देखें तो उस व्यंजन को कोई ना कोई स्वर पूरा कर रहा होगा, यानी उस व्यंजन के अंदर कोई ना कोई स्वर निहित होगा, उसी स्वर के अर्थ को समझ लेना या उस स्वर को अलग करके लिख लेना विन्यास कहलाता है। और जब हम राहुल शब्द का विन्यास करते हैं तो हम पाते हैं कि यहां पर वर्ण 6 है, परंतु अगर अक्षर की बात करें तो रा एक अक्षर है, हु एक अक्षर है और ल एक अक्षर है। इस प्रकार अक्षर इसके अंतर्गत केवल 3 ही हैं। आगे अगर इसके अंतर्गत हम चले तो बात समझ आती है कि शब्द कौन कौन से प्रकार के होते हैं। सामान्य बात है कि यहां पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक क्या होता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, जैसे हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ हो सकता है, कुछ शब्दों का नहीं भी हो सकता है। आम बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं, रोटी वोटी दे दो, पानी वानी ले आओ। यानी जब हम लोग बात कर रहे हैं पानी वानी ले आओ, तो पानी का तो अर्थ है लेकिन वानी शब्द का कोई अर्थ नहीं है यहां पर। तो शब्द जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सार्थक यानी जिसका कोई अर्थ हो, और एक निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो। जैसे पानी वानी में पानी का तो अर्थ है लेकिन वानी का कोई भी अर्थ नहीं है। जब बात सार्थक शब्दों की करते हैं, यानी ऐसे शब्दों की करते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ है, तो उस आधार पर हम शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं। सार्थक शब्दों का ही वर्गीकरण किया जाएगा, निरर्थक शब्दों का वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। जैसे सार्थक शब्दों में सबसे पहले यहां पर अगर हम देखें तो इनको बांटा गया है प्रयोग या रूप के आधार पर। प्रयोग या रूप के आधार पर देखें तो 2 प्रकार के सार्थक शब्द हैं, विकारी शब्द या अविकारी शब्द। इसके अलावा रचना या बनावट के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के शब्द हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसके अलावा अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो 4 प्रकार के शब्द आ जाते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत शब्द, जिसको हम लोग कह देते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के विकारी और अविकारी। इन सभी को क्रम से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्द भेद के अंतर्गत हमारे पास आने वाला जो बात है या जो चर्चा है वो वर्ण या अक्षरों के विभेद की है, जिसको हमने अभी बड़े अच्छे तरीके से समझा कि वर्ण या अक्षरों में क्या विभेद होता है। जैसे यहां लिखा गया है कि ध्वनियों के लिखित रूप या उस मूल ध्वनि को वर्ण कहा जाता है जिसके खंड ना हो सके, यानी जिसका टुकड़ा ना हो सके, जिसको और न तोड़ा जा सके। अंतिम जो मतलब किसी भी वाक्य का जो अंतिम चरण है, या मैं कह सकता हूं किसी भी वाक्य का जो प्रारंभिक बिंदु है, वह कहलाता है हमारा वर्ण। क्योंकि वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, शब्दों से मिलकर के उपवाक्य बनते हैं, उपवाक्यों से मिलकर के वाक्य बनते हैं। तो ये सारी चीजें हमें हिंदी व्याकरण में समझ लेनी है। यानी वर्ण सबसे छोटी इकाई है, वर्णों को तोड़ा नहीं जा सकता है। वर्ण बोला जाने वाला छोटे से छोटा टुकड़ा है, जैसे अ, ई, क, ख, ग, ज्ञ, ये सब क्या है, अपने पास वर्ण है। यानी अगर कहीं ना कहीं पर वर्ण शब्द के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग भी हमको देखने को मिलता है। हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण या ध्वनि होती है। हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है, जबकि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। इसलिए हमें प्रयोग देखने को मिलता है वर्ण के लिए ध्वनि शब्द का भी। इन ध्वनियों अर्थात वर्णों को लिखने के लिए जिन लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। और हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, ये सभी को पता होगा। इस पर ज्यादा समय व्यर्थ न करके आगे बढ़ेंगे। अक्षर अर्थात जिसका क्षर ना हो सके, जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक सांस अर्थात एक ही प्रयास में होता है उसे अक्षर कहा जाता है, जिसका प्रयोग एक ही सांस के अंतर्गत होता है। जैसे यहाँ पे क, ख, ग, घ, ज्ञ, ये सब अक्षर है। यानी सभी ध्वनियां, वर्ण और अक्षर
दोनों होते हैं। ध्वनि का जो रूप है वो वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जैसे रोटी, पानी, ठंडा, ये सब कुछ ना कुछ जो है अर्थ देने वाले शब्द हैं। जबकि अगर यहां देखेंगे तो निरर्थक पानी वानी ले आओ, वानी का कोई अर्थ नहीं है, रोटी वोटी दे दो, कोई अर्थ नहीं है, डंडा वंडा कहाँ है, तो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, इन्हें निरर्थक कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर या फिर रूप के आधार पर कौन कौन से प्रकार के हमारे पास यहाँ पर शब्द होते हैं वो हमको इसमें समझ लेने हैं। जब प्रयोग के आधार पर या फिर हम लोग रूप के आधार पर बात करें तो तब हमारे पास शब्दों के दो प्रकार होते हैं। एक को हम कहते हैं विकारी शब्द और एक को हम लोग कहते हैं अविकारी शब्द। दोनों को समझ लेना जरूरी है। विकारी का मतलब होता है यानी जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए। विकार का मतलब परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, और परिवर्तन किस आधार पर उत्पन्न हो जाए? लिंग वचन काल कारक, यानी वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन उत्पन्न हो जाए उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। परंतु जिन शब्दों के अंतर्गत लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं हो पाता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के बदलने के साथ ही शब्द भी बदल जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के बदलने पर शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई विकार परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनको डिटेल में हम लोग आगे आगे पढ़ते रहेंगे। जैसे विकारी शब्द जो है उसके चार प्रकार होते हैं। विकारी शब्द जो है उसको हम लोग चार प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। वो चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि उनमें सबसे पहला प्रकार होता है संज्ञा, दूसरा प्रकार होता है सर्वनाम, तीसरा प्रकार होता है क्रिया और चौथा प्रकार होता है जिसको हम लोग कहते हैं विशेषण। ये चार प्रकार के शब्द अपने पास विकारी शब्द कहलाते हैं। जबकि क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार प्रकार के शब्द जो हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी शब्दों को प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा जा सकता है। 4 प्रकार के विकारी शब्द और 4 प्रकार के अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से हो गए? तो जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया या विशेषण हो गया, ये सभी हमारे विकारी शब्दों के अंदर गिने जाते हैं। जबकि विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर हम लोग कह सकते हैं क्रिया विशेषण, ये हमारे अविकारी शब्दों के अंदर गिने जाने वाला भाग है। अगर हम इस प्रकार कहें कि विकार के आधार पर शब्द 8 प्रकार के होते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये सही बात है। 4 प्रकार के विकारी शब्द जो हमने ऊपर यहां पर चर्चा की और 4 प्रकार के अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लेनी है कि अविकारी ही अव्यय कहलाता है। अव्यय यानी जिस पर लिंग वचन काल कारक का कोई भी प्रभाव ना पड़े। आगे चलें अगर तो व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा, सर्वनाम वगैरह इनको हमें अलग अलग पार्ट में पढ़ना है। यहां पर देखेंगे तो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो अपने पास 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रूढ़ शब्द, एक होते हैं यौगिक शब्द और एक प्रकार का शब्द आता है जिसको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो इन तीनों प्रकार के शब्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों की बात करें तो पहले प्रकार का शब्द आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ किसको कहा जाता है? रूढ़ शब्द का अर्थ थोड़ा सा यहां पे समझ लेना जरूरी है। रूढ़ का मतलब होता है जिसके सार्थक खंड ना किए जा सके, यानी
ऐसा शब्द जिसके टुकड़े करने पर उसके टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकले उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए मैं अगर एक शब्द लिखूं चावल, चावल के चाहे मैं कैसे भी खंड करूं, चाहे मैं इसको चा धन वल लिखूं, या फिर मैं इसको चा धन व धन लौ लिखूं, या फिर मैं इसको चाव धन लौ लिखूं, मैं कुछ भी कर लूं यहां पर, लेकिन मेरे को इसके खंडों का कोई अर्थ नहीं मिलेगा। चा का कोई मतलब ही नहीं होता है, वल का भी कोई मतलब नहीं होता है, चा का कोई मतलब नहीं है, व का कोई अपने आप में मतलब नहीं है, ल का कोई अपने आप में अर्थ नहीं है, चाव का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, लौ का अपने आप में अलग से कोई अर्थ नहीं है। जैसे यहाँ पे आप लोग उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण है आज, कल, पर, ना, कमल, पुस्तक, ये सब रूढ़ शब्द हैं, यानी जिनको तोड़ने पर हमारे पास कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यहां से मान करके चलिए आज शब्द को तोड़ दिया है तो आज कैसे टूटेगा, आ और जौ, ना आ का कोई अर्थ रह जाएगा ना जौ का कोई अर्थ रह जाएगा, यानी तोड़ने पर जिनका कोई अर्थ नहीं रह जाता वे हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल है, कल को तोड़ने पर भी कोई अर्थ, क और लौ का अपने आप में कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। पर है, पर को तोड़ने पर भी प और रौ का अलग से कोई अर्थ नहीं रह जाता। कमल का, पुस्तक का, ये सभी के सभी शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी रूढ़ हम अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि ऐसे शब्दों को कहा जाता है जिनको तोड़ने पर उसके खंडों का कोई सार्थक अर्थ न निकले, वे रूढ़ कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के शब्द होते हैं यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब ही है दो युग्मों से बना हुआ, यानी दो शब्दों के मेल से बना हुआ। जैसे यहां उदाहरण दिया गया है विद्यालय, तो विद्यालय के अंतर्गत विद्या धन आलय, दो शब्द हैं यहां पे, एक शब्द है विद्या और एक शब्द है आलय। आलय का मतलब होता है घर, जैसे विद्या का घर विद्यालय कहलाता है, हिम का घर हिमालय कहलाता है, हिम मतलब बर्फ, बर्फ का घर हिमालय कहलाता है। जैसे भवनालय है, भवन बनाने की सामग्री जहां रहती है, जिस घर में रहती है उसको भवनालय कहते हैं। पुस्तक का जो घर है वो पुस्तकालय है। ध्यान रखना, पुस्तक रूढ़ शब्द है जबकि पुस्तकालय यौगिक शब्द है। पुस्तक शब्द के टुकड़े करेंगे तो पुस्तक शब्द को तोड़ने पर, उस शब्द को तोड़ने पर उसके खंडों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। परंतु पुस्तकालय शब्द को अगर हम तोड़ें तो पुस्तक धन आलय हो जाएगा। पुस्तक का अपने आप में अर्थ है, पुस्तक का मतलब होता है किताब, पुस्तक का मतलब होता है कि हम जिसको ज्ञान प्राप्त जिससे करते हैं, जिसको हम पढ़ सकते हैं, उसका एक अर्थ है। आलय का भी अपना एक अर्थ है, आलय का मतलब होता है निवास या घर। यहां पर अनुशासन, अनु शब्द का एक अर्थ है शासन शब्द, अनु का मतलब अनुसार, शासन। जैसे ही हिमालय शब्द है हिम धन आलय, जैसे परमौषधि शब्द है परम धन औषधि, परम का अपना एक अर्थ है, औषधि का अपना एक अर्थ है। पुस्तकालय, पुस्तक का अपना एक अर्थ है, आलय का अपना एक अर्थ है। यानी ये शब्द जिनके खंड करने पर भी हमें अर्थ मिलते हैं वे शब्द कहलाते हैं हमारे यौगिक शब्द। तो बड़ा सिंपल है, ऐसे शब्द जिनको हम तोड़ें और कोई अर्थ ना निकले तोड़ने पर, वो तो हो गए रूढ़ शब्द। और ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर दोनों युग्मों का कुछ ना कुछ अर्थ प्राप्त होता हो, वो कहलाते हैं हमारे यौगिक शब्द। तीसरे प्रकार के शब्द हमारे पास आते हैं जिन शब्दों को हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। यानी योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं इसको समझ लेना जरूरी है। थोड़ा योग रूढ़ शब्द पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे योग रूढ़ होता क्या है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरागत विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए एक बात को समझिए कि जब हम समास पढ़ते हैं और समास में बहुब्री समास के उदाहरणों को पढ़ते हैं तो बहुब्री समास में आने वाले जितने भी उदाहरण हैं वे सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द का मतलब क्या है कि उसका बना तो वो युग्म से है, योग से बना है, लेकिन उसका अर्थ रूढ़ हो गया है। रूढ़ का मतलब निश्चित हो गया है किसी एक चीज के लिए, वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सामान्य बात में आप ऐसे समझो कि दशानन शब्द का अर्थ पूछो आपसे तो आप कहोगे दशानन शब्द का शाब्दिक अर्थ, और शाब्दिक अर्थ का मतलब या लक्ष्यार्थ
ये दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ, एक होता है लक्ष्यार्थ, एक होता है वाच्यार्थ। इन सभी को आगे पढ़ेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि दशानन का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि सर दशानन का मतलब होता है 10 आनन वाला। शब्द का मतलब तो यही है ना, 10 आनन वाला। आनन मतलब 10 सिरों वाला। 10 सिरों वाले को हम दशानन कहते हैं। लेकिन दशानन शब्द फिक्स हो गया है रावण के लिए। अब आपसे पूछेगा कोई दशानन किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे रावण के लिए। दशानन मतलब आप बोलेंगे रावण। जबकि दशानन मतलब तो 10 सिर वाला होता है। दशानन मतलब रावण थोड़ी होता है। रावण के 10 सिर थे, इसलिए दशानन शब्द उसके लिए परमानेंट हो गया है। यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ किसी एक चीज के लिए निश्चित हो गया है, उन शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। मान करके चलिए कि लिखा गया है जलज। जब जलज लिखा जाता है तो जलज शब्द का मतलब क्या है? जल धन ज, इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। जल धन ज। जल का अर्थ है पानी और ज का अर्थ है जन्मा हुआ। यानी वो जो पानी में जन्मा है, यानी जो कीचड़ में जन्मा है, पानी में जिसका जन्म हुआ है, उसको हम जलज कहते हैं। शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ। लेकिन अगर आपको पूछेगा जलज क्या होता है, तो आप कहेंगे जलज का अर्थ कमल होता है। जबकि जलज का अर्थ कमल शाब्दिक तौर पर नहीं होता है, वो उसके लिए एक निश्चित अर्थ हो गया है कि जलज का मतलब क्या होता है? कमल। आप ही बताइए ना, क्या जल में केवल कमल का जन्म होता है? जल में तो और कई सारे प्रकार की वनस्पतियों का जन्म होता है। मतलब कई सारे प्रकार के पौधों का जन्म होता है, कई सारे प्रकार के पुष्प का जन्म होता है। क्या केवल कमल का जन्म ही जल में होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन क्या है, जलज शब्द जो है वो निश्चित हो गया है कमल के लिए। ऐसे ही यहां पर हम लोग बात करें तो जैसे एक शब्द लिया जाता है लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या है? लंबोदर का मतलब है लंबा है उदर जिसका, उसको हम लंबोदर कहते हैं। लंबा है उदर जिसका, तो लंबा है उदर जिसका ये शाब्दिक अर्थ है। लेकिन लंबोदर शब्द निश्चित हो गया है भगवान श्री गणेश के लिए, इसलिए हम कहते हैं कि यह एक योग रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। और कई सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप कह सकते हैं नीलकंठ एक उदाहरण हो सकता है। जब हम लोग नीलकंठ शब्द की बात करेंगे तो नीलकंठ का मतलब होगा नीला है कंठ जिसका, वह कहलाएगा नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, वह नीलकंठ। शाब्दिक अर्थ ये हुआ। लेकिन अगर मैं पूछूंगा नीलकंठ मतलब क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे नीलकंठ मतलब भगवान शिव का मतलब, या शिव से आशय लिया जा रहा है। नीलकंठ का मतलब भगवान महादेव से आशय इस बात का लिया जा रहा है। तो महादेव के लिए नीलकंठ शब्द फिक्स हो गया है, उसका अर्थ फिक्स हो गया है महादेव के लिए। जबकि नीलकंठ का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, वह कहलाएगा नीलकंठ। ऐसे शब्दों को हम कहेंगे योग रूढ़ शब्द। तो समझ गए होंगे यहां पे 3 प्रकार के शब्द। रूढ़ यानी जिसको तोड़ने पर अपने पास कुछ भी ना मिले, कोई भी अर्थ ना मिले, वो रूढ़ कहलाता है। जिसको तोड़ने पर 2 सार्थक अर्थ वाले शब्द मिले, वो यौगिक शब्द कहलाता है। और जिस शब्द का अर्थ किसी विशेष के लिए निश्चित हो गया हो, वे शब्द हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो 3 प्रकार के शब्द हमने पढ़े और आपको ध्यान रखने हैं। ये 3 प्रकार शब्दों के, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये 3 प्रकार शब्दों के किस आधार पर हैं, तो आप कहेंगे कि ये 3 प्रकार शब्दों के रचना या बनावट के आधार पर होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आगे चलें अगर, तो आगे हमारे पास इसके अंतर्गत कुछ और चीजें आएंगी। जैसे अगर बात करें तो योग रूढ़ के अलावा हमने यहां पर तक पढ़ा, और योग रूढ़ के बाद जिस चीज पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा समझना इसको भी जरूरी है। शब्द शक्ति में भी कुछ ना कुछ आपको बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा जैसे रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक में मिलता है। शब्द शक्ति का अर्थ होता है कि अर्थ के आधार पर शब्द की क्या शक्ति है, इसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं सामान्य भाषा में। यानी प्रत्येक शब्द किसी न किसी अर्थ का बोध कराता है, जिसके द्वारा शब्द के अर्थ में बोध होता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं।
यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो शब्द के अर्थबोधक आधार को शब्द शक्ति कहा जाता है। इसे मम्मट महोदय ने व्यापार शब्द का, जबकि पंडित विश्वनाथ ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। मेरे कहने का मतलब यह है कि अर्थ जो है ना, वो बात कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हर बात को कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसे मान करके चलो, इस संबंध में एक व्यक्ति ने बड़े अच्छे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए थे। तो उन्होंने जो इस संबंध में कहा था, उन्होंने कहा था कि जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि समय कितना हो रहा है, तो आपने कहा समय अभी दिन के 12 बज रहे हैं। ये एक बिल्कुल सामान्य बात है। इस बात में और कोई ऐसा नहीं है कि इस बात का कोई और आशय हो या इस बात का कोई और अर्थ हो। अभी दिन के 12 बज रहे हैं का मतलब है 12 ही बज रहे हैं, सीधा सामान्य अर्थ है 12 बज रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि आपके चेहरे के 12 क्यों बजे हैं, तो इस बात के कुछ और मायने हैं, इस बात के कुछ और अर्थ हैं, इस बात को कुछ और तरीके से लिया जा सकता है। तो यही होती है हमारी अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। यही होती है हमारी शब्द शक्ति। और इस शब्द शक्ति को जो है हम लोग 3 हिस्सों में पढ़ते हैं। और वो सबसे पहला हिस्सा जिसके द्वारा बात को बड़े सामान्य अर्थ में प्रस्तुत किया जाता है, वह कहलाता है अभिधा। अभिधा का मतलब है जो बात है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना, सीधी और साफ बात, उसको हम लोग कहते हैं अभिधा। आपने सुना होगा कि सीधी सीधी बात करता है, साफ साफ बात करता है। तो अगर सीधी सीधी बात या साफ साफ बात अगर कोई करता है तो वो है अभिधा। अगर थोड़ा बात को घुमा करके कोई बोलता है तो वो है लक्षणा। और अगर कोई बात में बड़ा गूढ़ अर्थ छुपा देता है, उसको कहते हैं व्यंजना। यहां पर अगर हम लोग बात को देखें तो शब्द की जिस शक्ति से उसके सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा कहते हैं। अभिधा से होने वाले प्रकट अर्थ को वाच्यार्थ कहा जा सकता है, अभियार्थ कहा जा सकता है, मुख्यार्थ कहा जा सकता है। आप कुछ भी कहो, अभिधा से आपको जो अर्थ प्राप्त हो रहा है उसको आप अभियार्थ कह सकते हो, वाच्यार्थ कह सकते हो या मुख्यार्थ कह सकते हो। जैसे यहाँ पे एक शब्द दिया, एक वाक्य दिया गया है कि घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। कोई मुहावरे का या कोई लोकोक्ति का प्रयोग करके नहीं बताया जा रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है। समझ गए बात को? यानी अगर यहाँ पे इस शब्द में मैं बात करूं तो ये एक किस प्रकार का शब्द है? ये एक शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं अभिधा। इस शब्द के अंदर अगर मैं घोड़ा शब्द पर गौर करूं तो इस वाक्य में घोड़ा जो है वो वाच्यार्थ के रूप में प्रयोग हुआ है, वाच्य के अर्थ के रूप में, वाच्यार्थ के रूप में प्रयोग हुआ है। यानी घोड़े को केंद्र में रख करके ये सारी बात बोली जा रही है और कोई इसका अन्य अर्थ नहीं है। अभिधा शब्द शक्ति रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्दों का अर्थ बोध कराती है, जैसे पानी, मेज, घोड़ा। अभिधा जो है वो तीनों प्रकार के शब्दों के अर्थों का बोध करवाती है, चाहे वो रूढ़ शब्द हो, चाहे वो योग रूढ़ शब्द हो, चाहे वो यौगिक शब्द हो। तीनों का अर्थ जो है वो अभिधा से हमें पता चलता है। अभिधा का मतलब जो बात कही गई है उसका सीधे सीधे जो अर्थ होता है वह अभिधा कहलाती है। मतलब सीधी सीधी बात का मतलब क्या है उसको हम अभिधा कहेंगे। घोड़ा दौड़ रहा है का मतलब इस वाक्य में अभिधार्थ या आपको पूछेगा मुख्य वाच्यार्थ क्या है, तो आप कहोगे घोड़ा इस वाक्य में मुख्य वाच्यार्थ है या अभियार्थ है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आचार्य भट्टनायक के अनुसार रस की अनुभूति करने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। जब रस की अनुभूति की जाती है, हिंदी साहित्य में हम 9 रसों को पढ़ेंगे आगे चल करके। हिंदी के काव्य में, काव्य का जब व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें रस की बात आएगी, वहां पे हम लोग देखेंगे। तो आचार्य भट्टनायक कह रहे हैं कि अभिधा जो है वो रस की अनुभूति कराने में सबसे ज्यादा सक्षम है, जबकि लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। यह किसने कहा है? तो यह कहा है आचार्य भट्टनायक ने कि अभिधा पर आश्रित है व्यंजना भी और लक्षणा भी, दोनों के दोनों। और अभिधा किसकी अनुभूति करवाती है? तो रस की अनुभूति करवाती है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? ये कहने वाले व्यक्ति हैं आचार्य भट्टनायक।
व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। अभिधा शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले होती है। कवि देव ने इसकी पुष्टि की है, मतलब उन्होंने कहा है कि अभिधा जो है उसका सबसे पहले बोध होता है। उन्होंने इस बात को अपने तरीके से कहा, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अभिधा व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। यानी इन्होंने कहने का अर्थ कवि देव का, इन्होंने इस बात को इस तरीके से पुष्टि इन्होंने की है कि किसी भी बात को जब हम सुनते हैं, किसी भी बात को जब हम समझते हैं, तो उसका जो पहला अर्थ हमारे दिमाग में निकलता है वह पहला अर्थ अभिधा ही होता है। अभिधा के कुछ अन्य उदाहरण हैं। सड़क देखकर पार करनी चाहिए, बिल्कुल सामान्य बात है, सड़क देखकर पार करनी चाहिए, इस बात का कोई और अर्थ नहीं निकल सकता। पानी बरस रहा है, मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ है कि बारिश हो रही है, बाकी और कुछ नहीं। या फिर यहाँ पे विद्यालय खुल गए हैं, तो इस चीज को हम लोग सीधे सीधे रखेंगे अभिधा के अंतर्गत। आगे अगर हम लोग बात करें तो अभिधा के बाद दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं लक्षणा। लक्षणा क्या होती है? तो लक्षणा का मतलब होता है जहां अर्थ को लक्ष्यार्थ किया गया हो, वह कहलाती है लक्षणा। लक्षणा के अंतर्गत क्या है कि शब्द की जिस शक्ति के द्वारा शब्द के सामान्य अर्थ की जगह, यानी एक सामान्य अर्थ के जगह किसी अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ की कल्पना करनी पड़ती है, उसे लक्षणा कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी वाक्य में किसी शब्द के अर्थ ग्रहण करने में अभिधा से न हो किंतु इसमें संबंध हो, तो अर्थ ग्रहण करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहा जाता है। आपको बात ऐसे समझना आई हो तो आपको इन 3 पॉइंट को ध्यान रखना है। जहां मुख्य अर्थ को बाधा हो, यानी अभिधा के द्वारा मुख्य अर्थ को पेश किया जाता है, लक्षणा में मुख्य अर्थ में आपको कुछ ना कुछ बाधा देखने को मिल सकती है। लक्षणा के अंदर मुख्य अर्थ को किसी ना किसी तरीके से छुपाया गया होगा, और जो एक लक्ष्यार्थ है, यानी एक अर्थ जो जिसको प्रकट करना लक्ष्य है, लक्ष्यार्थ जिसको हम कहेंगे, एक बात का वो अर्थ जिसको प्रकट करना वक्ता का लक्ष्य हो सकता है, वो लक्ष्यार्थ कहलाएगा। लेकिन आप यहां पर बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि लक्षणा में मुख्य अर्थ को बाधा दी जाती है, यानी मुख्य अर्थ को छुपाया जाता है। मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ निकाला जाता है, जो मुख्यार्थ है उससे संबंधित कुछ और अर्थ निकाला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं लक्षणा। या इस अन्य अर्थ के ग्रहण करने पर या कोई विशेष प्रयोजन अथवा इस अर्थ को स्वीकार करने में कोई रूढ़ि परंपरागत धारणा काम कर रही है। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी जो लोकोक्तियां होती हैं या फिर हमारी जो कहावतें होती हैं, उन कहावतों के अंतर्गत जिस बात का प्रयोग किया जाता है, कहावतों को जिस शब्द शक्ति में रखा जाता है, उसे हम लोग लक्षणा या व्यंजना कह सकते हैं। लक्षणा या व्यंजना का अर्थ है कि वहां पर हम एक अपना अर्थ देने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात के अर्थ के अंदर हम उसको नहीं रखना चाहते। हम चाहते हैं कि हम एक लक्ष्य निर्धारित करें कि इस बात का ये अर्थ निकले, और उस अर्थ को निकालने के लिए हम उस बात को अपने तरीके से प्रकट करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपके चेहरे के 12 क्यों बजे हैं, तो ये एक लक्षणा का भाव है। 12 क्यों बजे हैं, इस बात का अर्थ ये हो सकता है कि चेहरे के 12 क्यों बजे हैं। इस बात का क्या लक्ष्यार्थ हो सकता है? इस बात का लक्ष्यार्थ ये हो सकता है कि आपके चेहरे से पता चल रहा है आप परेशान हैं, तो ये एक लक्ष्यार्थ है। ये नहीं कहा गया कि आप परेशान हैं, कहा यह गया कि आपके चेहरे से पता चल रहा है आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं। जबकि इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा ये कि आप परेशान क्यों हैं। इसको लक्ष्यार्थ कहा जाता है। यही कार्य हिंदी में लक्षणा का होता है। तीसरा प्रकार अपने पास लक्षणा को और थोड़ा सा उदाहरण से अगर हम देखें तो जैसे यहां एक उदाहरण दिया है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। यहां सिंह किसी वीर पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है,
कॉमन सी बात है, आप इसको पढ़ करके बता सकते हो कि सिंह शब्द, जब सिंह तलवार लेकर के उतरा तो गीदड़ भाग गए। सिंह तलवार लेकर के उतरा, इस बात का सीधा सीधा मतलब तो ये होगा ना कि शेर तलवार लेकर के उतरा, तो वो तो अभिधा हो जाएगी। शेर तलवार लेकर के उतर नहीं सकता, गीदड़ जो है तलवार देख करके नहीं भागेंगे, शेर को देख करके भाग जाएंगे, ये बात अलग है। यहां पे एक बात समझो कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। सिंह तलवार लेकर उतरा का मतलब क्या है कि सिंह से यहां पे एक वीर पुरुष का बोध करवाया जा रहा है, और गीदड़ भाग गए इस बात को लेकर के यहां पर एक प्रकार के मतलब कायरता का बोध करवाया जा रहा है, कायर पुरुषों के समूह का बोध करवाया जा रहा है। इसे कहते हैं हम लोग लक्षणा। लक्षणा के कुछ अन्य उदाहरण है, जैसे बनन में, बागन में, बगरो बसंत है। तो यहाँ पे बसंत शब्द जो है उसको हम लक्षणा शब्द शक्ति के अंदर अगर समझने की कोशिश करें, इस बात के आशय में बसंत के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे बांधा था बिदु को किसने इन काली जंजीरों में, मनहु उमगी अंग अंग छवि छल के। इन बातों से जो है ये अलग अलग कवि, जैसे ये पद्मानी की रचना है, इसमें बसंत वाला, जिसमें बनन में बागन बरसो बसंत, तो इस बात को लेकर के कहना चाह रहे हैं कि बसंत आ गया है, किस प्रकार से काली घटाएं छाने लग रही, काली घटाएं हटने लग रही है, और किस प्रकार से फूल खिल रहे हैं, और कैसे कैसे मतलब मौसम में परिवर्तन जो हो रहे हैं बसंत के समय, उसको बताने की बात की जा रही है इसके माध्यम से। यहां पे अगर हम लोग बात करें व्यंजना की, व्यंजना क्या होता है, तो जब अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति न हो, तो इन दोनों से भिन्न किसी विशेष अथवा गूढ़ अर्थ की प्राप्ति हो, तब वहां व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का प्रयोग होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। आप कहते हैं ना व्यंग्य कसना, तो व्यंग्य जो हो वो व्यंजना के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है। जैसे सुबह हो गई, जैसे आपको घर वाले बोले सुबह हो गई निठल्ला, उसका मतलब यह है कि सोए हुए हो निठल्ले की तरह, उठो काम वाम करो, कुछ सोचो अपना फ्यूचर वगैरह, उसका कई अर्थ निकल सकता है। अगर आपको कहा जा रहा है कि सुबह उठ, सुबह हो गई, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना कि सुबह हो गई, वाक्य के कहने से वक्ता का अभिप्राय केवल यह बताना नहीं है कि सुबह हो गई, वक्ता का अभिप्राय यह भी है कि सोए हुए व्यक्ति के उठने, टहलने या अन्य कार्य करने का समय हो चुका है। यानी जब बात को व्यंग्य के तौर पर कहा जाए, व्यंग्यार्थ निकाला जाए, उसे हम लोग कहते हैं व्यंजना। तो शब्द शक्ति के आधार पर हमने पढ़ा 3 प्रकार के शब्दों को। अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई विकारी और अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो विकारी मैंने आपको बताया 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इन 4 शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। जबकि अगर बात करें अविकारी शब्दों की, तो अविकारी शब्द भी अपने पास 4 प्रकार के होते हैं, जिनको हमने क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक कहा था। अविकारी का मतलब है अव्यय। अव्यय यानी जिन पर लिंग वचन काल पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन पर लिंग वचन काल पुरुष का प्रभाव पड़ता है वो हो गए विकारी। दूसरा हमने यहां पे पढ़ा था रूढ़ किसको कहते हैं, यौगिक किसको कहा जाता है, या फिर योग रूढ़ किसको कहा जाता है। तो उम्मीद है ये तीनों शब्द भी आपको क्लियर हो गए होंगे। रूढ़ यानी जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले, यौगिक यानी जिसके 2 खंड करने पर दोनों खंडों का अपना एक अर्थ हो, योग रूढ़ यानी जिसका अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति के लिए निश्चित हो गया हो, वह हमारा योग रूढ़ कहलाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा यहां पर शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में हमने देखा अभिधा, अभिधा के अलावा हमने यहां पे पढ़ा व्यंजना, व्यंजना के अलावा हमने पढ़ा लक्षणा। इन तीनों चीजों पर बात की, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा पर। अब अगर शब्दों के अंतर्गत हम लोग आगे चलते हैं तो यहां पर हमारे पास आते हैं जैसे व्यंजना के कुछ उदाहरण वगैरह यहां दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास आता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम शब्द, एक होता है तद्भव शब्द, एक होते हैं देशज शब्द और एक होते हैं विदेशज शब्द। तो तत् का मतलब है उसके समान, तत्सम, तत्सम का मतलब है उसके, तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं,
उनको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत से ही लिया गया है लेकिन उनका आम बोलचाल में थोड़ा सा अर्थ बदल गया है, उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। उनका स्वरूप थोड़ा सा बदल गया, उसे तद्भव कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनके उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता कि ये कहां से आए हैं, उनको हम देशज कहते हैं। और ऐसे शब्द जो अलग अलग भाषाओं से हिंदी में आए हैं, उन्हें हम विदेशज कहते हैं। तो तत्सम और तद्भव एक बहुत बड़ा बिंदु है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एक अलग बिंदु है, इन्हें अलग से पढ़ेंगे। तत्सम तद्भव को भी वैसे हम अलग से चर्चा करने वाले हैं। तत्सम या तद्भव के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे शब्द तत्सम में आते हैं, कैसे शब्द तद्भव में आते हैं। यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र हो गया, हरिद्रा हो गया, गोमल हो गया, शुचि हो गया, ये संस्कृत के शब्द हैं। तद्भव यानी तत् मतलब होता है उसके, भव मतलब होता है होना। तद्भव का मतलब होता है कि उससे होना, अर्थात संस्कृत से जो शब्द उत्पन्न हुए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। जैसे संस्कृत से हिंदी में कौन कौन से शब्द आए हैं, तो वे सभी शब्द तद्भव कह रहे हैं। जैसे आम हो गया, हल्दी हो गया, जैसे गोबर हो गया, सुई हो गया, ये सब अपने पास जो है वो तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। तत्सम तद्भव को पर विस्तार से चर्चा तत्सम तद्भव के अंतर्गत आगे की गई है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरे प्रकार का शब्द हमारे पास आता है, जिसको हम लोग कहते हैं देशज शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं, या फिर हम कहते हैं कि विदेशी, देशज, विदेशी, ये अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। जब बात देशज शब्दों की बात की जाए तो देश और जौ दो प्रकार की चीजें हमारे पास यहाँ पे निकलेगी। ज का मतलब होता है जन्मा, देश का मतलब देश में जन्मा हुआ शब्द, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द संस्कृत, विदेशी, फारसी भाषाओं के अलग अलग भाषाओं से हो सकते हैं जो स्वतः प्रचलन में आ गए हैं। देशज शब्दों के उदाहरण है जैसे झाड़ू हो गया, जैसे पगड़ी हो गया, जैसे ठेठ हो गया, झोला हो गया, तेंदुआ, चिड़िया, कटरा। कटरा यानी घास फूस के बने छप्पर को रखने वाली जो दीवार है उसे कहा जाता है। ठटेरा हो गया, कटोरा हो गया, खिड़की, ठुमरी, जूता, कलाई। जूता हमारे पास वीडियो के पेपर में पूछा था कि किस प्रकार का शब्द है, तो देशज शब्द है। इस तरीके से कलाई हो गया, खिचड़ी हो गया, डिबिया हो गया, ढोंग हो गया, पेड़ हो गया, डाब हो गया, छोरा हो गया, खर्राटा हो गया, खचाखच हो गया, या थोता हो गया, या फुनगी वगैरह, खकरा, जैसे अंटा, लोटा, जैसे चषक, लथपथ, पेट, किलकित हो गया, या फिर धड़ाम हो गया। ये शब्द जो हिंदी भाषा में है, इन शब्दों को देसी शब्द, देसी भाषा के शब्द हम लोग कह सकते हैं, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि ये देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द क्या है? कुछ ऐसे शब्द विदेशी भाषाओं के हिंदी भाषा में आ गए हैं जिन्हें विदेशी, विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। इसके अंदर अंग्रेजी हो सकती है, फारसी के हो सकते हैं, अरबी के शब्द हो सकते हैं, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी, इन भाषाओं का मतलब अलग अलग भाषाओं के शब्द आ गए हैं। जैसे अगर हम अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के कौन कौन से शब्द हिंदी में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं? अपील अंग्रेजी का शब्द है, ऑफिसर अंग्रेजी का शब्द है, जैसे आइसक्रीम अंग्रेजी का है, साइकिल अंग्रेजी का है, इंजीनियर अंग्रेजी का है, डॉक्टर अंग्रेजी का है, हॉस्पिटल अंग्रेजी का है, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, पुलिस, कैप्टन, लैंटर्न, थिएटर, बॉटल, रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, टाई, पैंट, स्कूल, टेलीफोन, जज, रजिस्टर्ड, डिग्री, कोड, डायरी आदि। ये सारे शब्द जो हैं वो अंग्रेजी भाषा के हैं जो हिंदी भाषा में आए हैं। ऐसे ही कुछ शब्द अरबी भाषा से आए हैं। जैसे अरबी से आए शब्द हो गया अखबार, इत्र, कागज, कानून, किताब, तमाशा, जुलूस, जलसा, तारीफ, तकिया, तमाशा, तकदीर, तबीयत, गरीब, खुफिया, कुरान, तारीख, वकील, मुहावरा, कबीर, मरीज, रिश्वत, तूफान, जिक्र, हैजा, जुर्माना, शराब, कुर्सी, तुर्की, विरासत, रोजा, हिसाब, अमीर, हक, हुअम, अव्वल, इस्तीफा, अल्लाह, उम्र, एहसान, वरिस, मशहूर, मुसाफिर, मौलवी, मौसम, मुकदमा, कीमत, खबर, नशा, मदद, दगा, औलाद, औरत, औसत,
कब्र, कैदी, गैर, राय, आदमी, दफ्तर, सलाम आदि। ये सारे शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन ना बड़े इंपॉर्टेंट पूछ लिए गए हैं। जैसे यहाँ से काफी बार पूछा गया आदमी किस प्रकार का शब्द है, मौसम पूछ लिया जा चुका है पेपर में पहले ही, किस भाषा से आया है तो अरबी का शब्द है। जैसे आपको ध्यान रख लेना है कि तारीख पूछ लिया गया है। जैसे इसके अंतर्गत मशहूर जो है ये हमारे ही पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुकदमा हमारे ही पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई शॉर्टकट नहीं है, इनको पढ़ना पड़ेगा 2-3 बार तब जाकर के ये याद होंगे अच्छे तरीके से। और शॉर्टकट के चक्कर में इनमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। अरबी फारसी के शब्दों में मेरा ख्याल है कि इनको पढ़ ही लेना ठीक होगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करें फारसी शब्दों की, तो फारसी के शब्द जो है वो कौन कौन से हैं? जैसे आसमान हो गया, अफसोस हो गया, आतिशबाजी, दुकान, अदा, आबरू, अनार, आवाज, आवारा, आईना, आजाद, आफत, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती, किसमिस, कमरबंद, किनारा, खरगोश, खुश, गिरफ्तार, गवाह, बीमार, सितार, सौदागर, लश्कर, बेरहम, दीवार, गुलाब, गुल, चाबुक, गोला, गरम, चश्मा, चरखा, चूंकी, चेहरा, नामर्द, तनख्वाह, चिराग, मलाई, मुर्गा, दवा, जादू, जिंदगी, जागीर, जिंगर, तरकश, जोश, सरकार। अच्छा, सरकार किस प्रकार का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है कई बार। सरदार, सरदार भी कई बार पूछा जा चुका है। शोर, हफ्ता, खाल, खामोश, ताजा, चादर, पैमाना, मालिदा, या फिर खुदा, सिफारिश, गलीचा, आमदनी इत्यादि। ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली के शब्द कौन कौन से हैं? तो आलपिन, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, फीता, यहाँ पे कनस्तर, तौलिया, साबुन, चाबी, या फिर हम कह सकते हैं फीता, बिस्कुट, कमरा, काजू, गोदाम, गोभी, पादरी, परात, पिस्तौल, बुताम, मस्तूल, मेज, लबादा, साया, गमला, इस्पात, इस्तरी, अलकतरा, अनन्नास, सागु, अचार, आलू, परात, पतलून, अंग्रेज इत्यादि। ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। आप इन शब्दों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे तुर्की के दिए हुए हैं, कैंची, चाकू, तोप, बंदूक इत्यादि। जैसे फारसी या फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा के है बिगुल, कर्फ्यू, कूपन, कारतूस, बेसिन, रेस्तरा, रिपोर्टाज, इस तरीके के शब्द है। चीनी भाषा के चाय, चीनी, चीकू, लीची। जापानी भाषा के शब्द है रिक्शा। यहाँ पे रिक्शा पूछ लिया गया था किस भाषा का शब्द है, तो ये आपको ध्यान रख लेना। तिब्बती भाषा का शब्द है चुंगी। मलय भाषा का शब्द है खोपरा। ये सभी भाषा के अलग अलग भाषा के। जैसे डच भाषा का, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद डच भाषा का शब्द जैसे बम, तुरुप, ड्रिल हो गया। स्पेनिश भाषा का शब्द है सिगरेट। ग्रीक भाषा के शब्द यूनानी, अकादमी हो गया। रूसी भाषा का शब्द हो गया जैसे जार, बोतका, स्तुपनिक हो गया, सोवियत हो गया, रूबल हो गया, बुजुर्ग हो गया। ये सब रूसी भाषा के शब्द हैं। जापानी भाषा के शब्द रिक्शा हो गया, झम्पान, सोयानारा, ये सब हो गया। तिब्बती भाषा के शब्द चुंगी। मलय भाषा के शब्द खोपरा। डच भाषा के शब्द यहाँ पे लिखे, कुछ रूसी भाषा के लिखे हैं, वही सारे शब्द रिपीट किए गए हैं। अच्छा, एक शब्द लिखा है पश्तो भाषा का शब्द जो है वो है अखरोट। संकर शब्द और कुछ और चीजों पर हम इसमें आगे चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम लोग शंकर शब्द तक हम लोग एक बार देख लेते हैं। शंकर शब्द का मतलब क्या होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। शंकर शब्द का मतलब होता है दो भाषा के शब्दों से मिलकर के बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पे छायादार, छाया और दार से बना है। छाया जो है वो संस्कृत का शब्द है, दार फारसी का शब्द है। रेलगाड़ी शब्द संकर शब्द है, पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। तो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण संकर शब्दों के दिए हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इन सभी शब्दों को नोट करके अच्छे से रिवाइज कीजिए। आज के इस क्लास में इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को, और उपसर्ग प्रत्यय के बाद आगे चलेंगे हम लोग संज्ञा, सर्वनाम वगैरह इन चीजों को भी पढ़ेंगे, या फिर हम लोग जो और चीजें इसके अंतर्गत हमें पढ़नी है, तत्सम, तद्भव, उन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे।
आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है क्लास अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो साथ साथ आप लोग अपने नोट्स वगैरह बनाते हुए चलेंगे, काम वगैरह कंप्लीट करते हुए चलेंगे।